आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आव्यूहों का गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखते हैं आव्यूहों का गुणन। अब देखिए, जैसे दो आव्यूहों कैपिटल ए और कैपिटल बी का गुणनफल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब आव्यूह ए में स्तंभ की संख्या जो है आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। अर्थात आव्यूह ए में जो स्तंभ की संख्या होगी वो आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। इस स्थिति में आव्यूह ए और बी गुणनफल ए बी के अनुरूप कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, अब समझते हैं। जैसे यदि मान लो यदि हमारे पास एक आव्यूह है कैपिटल ए बराबर 3, 5, 0, 1, यह एक 2x2 क्रम का आव्यूह है तथा एक आव्यूह है b बराबर 9, 2, 6, 3, यह भी एक 2x2 क्रम का आव्यूह है। अब इन दोनों की गुणा देखते हैं क्या संभव है या नहीं है। तब कह रहा है, परिभाषा पे एक बार फिर से गौर करते हैं कि दो आव्यूह ए और बी का गुणनफल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब आव्यूह ए में स्तंभ की संख्या अर्थात ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ, यहाँ पे स्तंभ की संख्या कितनी है 2, और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या अर्थात पहले वाले आव्यूह में हमें देखना है स्तंभ की संख्या और दूसरे वाले में हमें देखना है पंक्ति की संख्या। अगर ये दोनों स्तंभ और पंक्ति आपस में बराबर हैं तब इनकी गुणनफल ए बी जो होगा ज्ञात किया जा सकता है, अदरवाइज ए बी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं ए बी की गुणा किस प्रकार से की जाएगी। तो 3, 0, 5, 1 गुणा 9, 2, 6, 3। अब इसकी गुणा ज्ञात करने का जो तरीका है, अब उस तरीका पे हम लोग देखते हैं वो क्या तरीका है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि स्तंभ की कोटि और पंक्ति की कोटि बराबर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम गुणा देखते हैं, गुणा किस प्रकार की जाती है। अब देखिए, यदि पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ की गुणा की जाए तो इनके गुणनफल के बाद ए और बी आव्यूह के गुणनफल के बाद बनने वाला आव्यूह जो है उसका पहला अवयव प्राप्त होता है। एक बार फिर से समझिए, पहले आव्यूह का पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योगफल के बाद पहला अवयव प्राप्त होता है। जैसे पहले पंक्ति का पहला अवयव 3, पहले स्तंभ का पहला अवयव 9 अर्थात 9 तियाँ 27, फिर प्लस 0 की 6 में गुणा करो 0। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ जब गुणा होगी और उनका बीजगणितीय योग होगा तो पहला अवयव प्राप्त होगा। फिर आगे 3 दूनी 6 प्लस 0 की गुणा 3 में करो 0, फिर 5 ने 45
प्लस 6 एकम 6, फिर 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, अर्थात अब जो हमें प्राप्त होगा वो है 27 प्लस 0 27, 6 प्लस 0 6, 45 और 6 51, 10 और 3 13। अब जो नया आव्यूह आया वो आव्यूह 1 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह प्राप्त हुआ और इस प्रकार AB की गुणा हमारी पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव है जब पहले के स्तंभ की संख्या और दूसरे के पंक्ति की संख्या आपस में बराबर हों। अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास एक आव्यूह है A बराबर, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये एक 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है। तथा B बराबर हमारे पास एक आव्यूह है 0 -1 5 2 3 और फिर 0, और ये 3 गुणा 2 क्रम का आव्यूह है। क्या इसकी गुणा संभव है? तो इसकी गुणा बेटा संभव है, क्योंकि पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या 3 है जबकि दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या 3 है। तो पहले के स्तंभ और दूसरे की पंक्ति अगर बराबर हैं तब इनकी गुणा संभव है। अर्थात A और B की गुणा देखते हैं तो A और B की गुणा हमारी क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद आएगा 0 -1 5 2 3 0। अब इसकी गुणा करते हैं तो गुणा आएगी हमारी 1 की पहले 0 में पहली पंक्ति पहले स्तंभ की गुणा करने के बाद इनका बीजगणितीय योग करेंगे तब जो आएगा वह पहला अवयव होगा। 1 की 0 में करो 0, 2 की 5 में 10, 3 की 3 में 9, फिर आगे 1 की -1 में करो -1, 2 की 2 में करो 4, 3 की 0 में करो 0, फिर 4 की 0 में करो 0, 5 की 5 में करो 25, 6 की 3 में करो 18, फिर 4 की 1 में करो -4, 5 की 2 में करो 10, 6 की 0 में करो 0। अर्थात हमारे पास आएगी गुणा 10 और 9 19, 3 25 और 18, 8 5 13, 2 1 3 और 1 4 43, 10 में से 4 जाएगा 6। अब जो नया आव्यूह बना वो 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह बना। इस प्रकार यहाँ से एक चीज़ हमें और सीखने को मिलती है कि यदि किसी आव्यूह में पहले आव्यूह में जो पंक्ति वो स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या बराबर है तब गुणा संभव है। अब जो गुणनफल आएगा उसकी कोटि किस क्रम की होगी? पहले की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ की संख्या का गुणनफल होगा। अर्थात पहले की यहाँ पे पंक्ति कितनी है? 2, दूसरे के स्तंभ कितने हैं? 2, तो 2 गुणा 2 क्रम का। इससे पहले वाले में देखते हैं यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी 2 है। पहले की पंक्ति 2 है, दूसरे के स्तंभ 2 हैं, इसलिए इसका क्रम भी कितना था? 2 गुणा 2। अर्थात यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आया। वो निष्कर्ष क्या है उसको हम लिख देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा दो आव्यूह का गुणनफल। आप ये मान के चलिए गुणनफल जिसको समझ में आ गया तो आव्यूह बहुत सरल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पे भी जो चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग
कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब देखिए लिखा है, यदि आव्यूह ए का क्रम m गुणा p, क्रम को दूसरा नाम कोटि से जानते हैं, m गुणा p और b का क्रम p गुणा n है, तो ab अर्थात a और b की गुणा के बाद जो आव्यूह है वह m क्रॉस n क्रम का एक ऐसा आव्यूह होगा जिसका i, जेवा पद a की पंक्ति और b के जेवे स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों के योगफल के बराबर होता है। यही बात मैंने समझाया था। इसमें यहाँ से आप लोग समझिए, ए बी जो एक ऐसा m गुणा n क्रम का आव्यूह होगा जिसका i जेवा पद a की i वी पंक्ति और b के जेवे स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात ए की आई वी पंक्ति, जैसे ये देखिए पहली पंक्ति है, आई वी का मतलब आई का मान जब 1 है तो इसका मतलब है ए की पहली पंक्ति, और जेवे स्तंभ का मतलब अगर जे का मान 1 है तो पहले स्तंभ, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ के जो संगत अवयव हैं, 1 के संगत 0, 2 के संगत 5, 3 के संगत 3, तो इनके गुणनफल के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसका आई जेवा अवयव मतलब आई का मान 1, जे का मान 1, 1 मतलब कौन सा अवयव होता है, 1 ये पहला। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे बार बार तो आपको ये गुणनफल समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। सामान्यता वो सबसे पहले आव्यूहों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है सामान्यता, आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, अब ये आव्यूह का क्रम विनिमय नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे 1-2 सवाल बेस पूछे जाते हैं। जैसे कहा गया है इसके अंतर्गत पहला पॉइंट अगर हम समझें कि यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि आव्यूह ए बी का अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब ए बी की गुणा की जा सकती है, ए बी अस्तित्व में है, तो आव्यूह बी ए अस्तित्व में हो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, यदि हमारे पास एक आव्यूह है, मान लो यदि हमारे पास एक आव्यूह है 1, 5, 2, -3, 2, 4, ये एक 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है, तथा b बराबर हमारे पास एक आव्यूह है, वो है मान लो 5, 6,
7 -1 0 2 3 2 1। ये एक 3 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है। अब देखते हैं क्या ए बी का अस्तित्व है। तो यहाँ पे अगर ए की गुणा बी से की जाए तो ये गुणा अस्तित्व में है, क्योंकि पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे के पंक्ति के बराबर है। अर्थात इसकी गुणा करते समय आप ज़रा ध्यान से देखिए, 1 5 2 -3 2 4 गुणा 5 6 7 -1 0 2 3 2 1। अब गुणा करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 1 पंजे 5 -5 और प्लस का 6। फिर आगे 1 गुणा 6 बराबर 6, 5 गुणा 0 प्लस 0, 2 गुणा 2 प्लस 4, 1 गुणा 7 7, 5 गुणा 2 10, 2 गुणा 2 2, -3 गुणा 5 15, 2 गुणा 1 2, 4 गुणा 3 12, -3 गुणा 6 18, 2 गुणा 0 0, 4 गुणा 2 8, -3 गुणा 2 21, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 1, मतलब 4 गुणा 1 4। अब आगे ये 5 और ये 5 कट जाएगा, 6 बचा, 6 और 4 10, 7 2 9 और 10 19, 15 और 2 17, 17 में से 12 जाएंगे -5, 18 में से 8 गए -10, 4 4 8, 21 में से 8 गए तो हमारे बचेंगे 13 माइनस के। अब यहाँ देखो ये गुणा हमारे अस्तित्व में थी। अब जो नया आव्यूह ए बी है इसका क्रम देखो, पहले की पंक्ति दूसरे के स्तंभ, अर्थात 2 गुणे 3, या यहाँ से भी स्पष्ट है 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। वहीं हम बी ए की बात करें तो बी ए की अगर बात करें तो बी ए की अगर बात की जाए तो बी का मतलब है हमारे पास 5 6 7, -1 0 2 3 2 1 गुणा 1 5 2 -3 2 और 4, यानी कि ये 2 गुणा 3 क्रम का, जबकि ये 3 गुणा 3 क्रम का पहले की पंक्ति पहले के स्तंभ और दूसरे की पंक्ति ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह गुणा संभव नहीं है। अर्थात बी ए का अस्तित्व नहीं है, जबकि ए बी का अस्तित्व था। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि ए और बी दो आव्यूह इस प्रकार है कि ए बी का अस्तित्व है तो यह आवश्यक नहीं कि बी ए का भी अस्तित्व हो, यह जरूरी नहीं होता है। ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसी के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम में ही हमें दूसरा पॉइंट देखने को मिलता है। कहा गया है यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी और बी ए दोनों अस्तित्व में हैं, परंतु ए बी और
बी ए के क्रम समान नहीं है। कहने का मतलब है कि अब अगर दो आव्यूह ए और बी इस प्रकार हैं कि ए बी और बी ए दोनों की गुणा संभव है, अर्थात दोनों अस्तित्व में हैं, लेकिन अब जो ए बी का क्रम है और बी ए का क्रम है वो बिल्कुल समान नहीं है। इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, ए बराबर 1 0 2 5 -1 3 और बी बराबर -1 0 2 3 4 और 5। यहाँ पे देखेंगे ए बी, तो ए बी की गुणा 1 0 2 5 -1 3 गुणा -1 0 2 3 4 और 5, अर्थात पहले का क्रम देखो, 2 पंक्ति 3 स्तंभ 2 गुणा 3, जबकि दूसरे में 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी कि पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर है, अर्थात गुणा ज्ञात की जा सकती है। तो ए बी की गुणा देखें, आएगा 1 गुणा -1 0 + 2 की गुणा 0 2 की 4 में 8, फिर 1 की 0 में 0 0 की 3 में 0 और 2 की 5 में 10, फिर 5 की 1 में -5 -1 की 2 में -2 3 की 4 में 12, फिर आएगा 5 की 0 में 0 -1 की 3 में -3 3 की 5 में 15, अर्थात हमारे पास गुणा आएगी 7 10 -2 -5 -7 12 -7, अर्थात बचा 5 15 -3, अर्थात आ गया 12। अब जो आया वो 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह आ गया। अब यहीं पे देखें बी ए की गुणा देखते हैं, तो बी का मतलब -1 0 2 3 4 5 और ए का मतलब 1 0 2 5 -1 3। अब देखते हैं क्या गुणा संभव है। तो पहले के स्तंभ, तो स्तंभ यहाँ पे हैं 2, 3 गुणा 2 क्रम का, इसमें देखो दूसरे की पंक्ति और पहले के स्तंभ दूसरे की पंक्ति बराबर है 2 गुणा 2, तो हमारी गुणा संभव है। गुणा देखते हैं, -1 गुणा 1 -1, फिर 0 गुणा 5 0 -1 गुणा 0 0 0 गुणा -1 0, फिर -1 गुणा 2 -2 3 गुणा 0 0 2 गुणा 1 2 और 3 गुणा 5 15, फिर 2 गुणा 0 0 3 गुणा -1 -3 2 गुणा 2 4 3 गुणा 3 9 4 गुणा 1 4 5 गुणा 5 25 4 गुणा 0 0 5 गुणा -1 -5 4 गुणा 2 8 5 गुणा 3 15। अब हमारे पास जो आव्यूह आएगा वो देखिए, -1 0 -2 5 15 और 2 17 -3 13 25 और 4 29 -5 8 5 15 और 8 23। अब जो नया आव्यूह आया वो 3 गुणा 3, जबकि पहले वाला आव्यूह 2 गुणा 2, अब आव्यूह 3 गुणा 3। यहाँ से स्पष्ट है कि यदि ए और बी दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी और बी ए दोनों अस्तित्व में हैं,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए के क्रम समान हो, तो इनके क्रम समान नहीं भी होते हैं। अब क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत तीसरा पॉइंट हमारा है कि यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि आव्यूह ए बी और बी ए दोनों अस्तित्व में है अर्थात दोनों की गुणा संभव है तथा दोनों के क्रम समान है तो भी ए बी और बी ए का बराबर होना आवश्यक नहीं है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, यदि ए बराबर 3, 0, 5, 1 और बी बराबर हमारे पास है 9, 6, 2, 3। अब हम इनकी गुणा करते हैं तो हम देखते हैं ए बी की गुणा पहले यहाँ पे देखिए ये भी 2 गुणे 2 क्रम का, ये भी 2 गुणे 2 क्रम का, तो इनके द्वारा अब ए बी की गुणा करने के बाद जो आव्यूह आएगा वो भी 2 गुणे 2 क्रम का ही होगा। जैसे 3, 0, 5, 1, 9, 6, 2, 3 गुणा देखते हैं 3 ने 27, 0 गुणा 6, 0, 3 गुणा 2, 6, 0 गुणा 3, 0, 5 गुणा 9, 45, 6 गुणा 1, 6, 5 गुणा 2, 10, 1 गुणा 3, 3। यहाँ पाएगा 27, 6, 45 और 6, 51, 10 और 3, 13। अब जो नया आव्यूह आया वो भी 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। अब बी ए ज्ञात करते हैं। बी ए है हमारे पास 9, 2, 6, 3 गुणा ए का मतलब 3, 0, 5, 1। अब देखते हैं तो 9 गुणा 3, 27, 2 गुणा 5, 10, 9 गुणा 0, 0, 2 गुणा 1, 2, 6 गुणा 3, 18, 3 गुणा 5, 15, 6 गुणा 0, 0, 3 गुणा 1, 3। अब 27 और 3, 27 और 10, 37, 0 और 2, 2, 18 और 15, 33। फिर आएगा हमारा 0 + 3, 3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह था, ये भी 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह था, और जो ए और बी थे वो भी समान कोटि के आव्यूह हैं, लेकिन फिर भी ए बी और बी ए की गुणा आपस में बराबर नहीं आई। हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत यदि ए और बी 2 समान आव्यूह हैं और उनमें ए बी और बी ए की गुणा का अस्तित्व है, उसके बावजूद ए और बी की गुणा के फलस्वरूप ए बी और बी ए का क्रम भी समान है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर आने वाले अवयव समान हों।
इसी के साथ आव्यूह का क्रम विनिमय नियम पहला होता है गुणधर्म के अंतर्गत। दूसरा नियम है, अब मुख्य दूसरा नियम है आव्यूहों का गुणन सहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात यदि हमारे पास कोई तीन आव्यूह हैं, कैपिटल ए बी सी, तब अगर हम ए बी की गुणा करें फिर सी की करें, या ए की गुणा बी और सी की गुणा के बाद करें, तब ये दोनों क्रम आपस में बराबर आते हैं। नंबर 3, आव्यूहों का गुणन आव्यूह योग पर वितरित होता है। आव्यूहों का गुणन आव्यूहों के योग पर वितरित होता है। ये वितरण नियम कहलाता है। जैसे हमारे पास तीन आव्यूह हैं, एक ए दूसरा बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी करके ए से गुणा करो तब भी वही आएगा जो ए की बी के साथ गुणा करके प्लस ए की सी के साथ गुणा करने के बाद जोड़ने पर जो आव्यूह आएगा। इसी के साथ आव्यूह के गुणधर्म यहीं पर समाप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आव्यूह के गुणन के गुणधर्म अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल हम लोग आपके उदाहरण नंबर 12 के आगे के सभी उदाहरण तथा प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।